मैं इनको ही अपनी माँ समझता हूँ, मैंने संजीदा होते हुए कहा। और कोई बेटा माँ से इस किस्म की सिफारिश नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ। वो अफसरदा हो गया। माँ पारा मुझसे नाराज़ हैं। आपकी बात भी नाराज़ करने वाली थी। गलती आदमी से हो जाती है और ख़ास तौर से दिल के मामलात में आदमी बहुत गलतियाँ करता है। उसने एतराफ़ किया। मेरा ख्याल है रफ्ता रफ्ता नॉर्मल हो जाएंगी, लेकिन इस वक्त तक मेरा क्या होगा? वो बेचारगी से बोला। बेख्तियार मुझे चंद मिनट पहले काजल के सामने अपनी कैफियत याद आ गई। मैं उसे दुखी और नाराज़ करके जा रहा था और इसका दुख मुझसे बर्दाश्त भी नहीं हो रहा था। प्यारे दोस्तों, कुछ कम नस्ल लोगों ने फहश, घटिया और गंदी कहानियां सुना कर लाखों कम नस्ल सब्सक्राइबर जमा कर रखे हैं, लेकिन मेरा यकीन है कि अभी आप जैसे नेक लोगों की कमी नहीं। लिहाजा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि मेरी कोई वीडियो आपसे मिस ना हो और मैं आपके लिए मियारी कहानियाँ ला सकूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। आदमी बहुत सारी जगहों पर मजबूर हो जाता है। आपने तैयारी मुकम्मल कर ली? मैंने बात बदली। हाँ, मेरी क्या तैयारी है, बस एक सूटकेस लेना है और चल पड़ना है। वहाँ खासी सर्दी होती है। मैंने उसे खबरदार किया। आप कुछ गर्म कपड़े ले लें, देख लेंगे, उसने टालने के अंदाज में कहा। ये बताओ कि काजल को क्या बता दिया? आप ज़रा इर्द गिर्द नज़र डालें तो आपको मालूम होगा कि काजल नामी तूफान यहाँ से आकर जा चुका है। उसने बिखरे सामान को देखा, फिर मुझे देखकर मुस्कुराया। मुझे तुम्हारा मुस्तकबिल मखदूस नज़र आ रहा है। काजल से निपटने के लिए तुम्हें इजाफी तरबियत की ज़रूरत पड़ेगी। उस्ताद मोहतरम, इससे फिक्र ना करें। काजल वो घोड़ी है जो चाहे कितना ही उछले कूदे, बाल आखिर में इसे काबू कर ही लेता हूँ। मैंने कहा तो खफीफ नजर आने लगा। 2 दिन बाद हमारी रवानगी थी और मुझे कोशिश के बावजूद काजल की सूरत नजर नहीं आई थी। मुझे मालूम था कि वो मुझसे नाराज है। जिस सुबह रवानगी थी मैं बेचैनी से नीचे के कई चक्कर लगा चुका था। माँ पारा मेरी कैफियत देखकर मुस्कुरा रही थी। जैसे जैसे जाने का वक्त हो रहा था मेरे अंदर मायूसी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैंने बाकायदा काजल को बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। माँ पारा ने समझाया, इजी यूसुफ, अगर काजल नहीं आई तो क्या फर्क पड़ता है? पर क्यों नहीं पड़ता? मैंने चिल्ला कर कहा। उस उल्लू की पट्टी को मालूम नहीं था कि मैं जाने वाला हूँ। अब 3-4 महीने तक वो मुझे नहीं देख सकेगी। इससे ज्यादा ये बात कौन जानता होगा? माँ पारा ने ठंडी सांस ली। कल सारी रात इस कमरे की रोशनियाँ जलती रही थी। इन लड़कियों की अकल न जाने कहाँ होती है, मैंने भुन्ना कर कहा। उनके दिल में, वरना अहमक क्यों कहलाएं। मेरा गुस्सा सिर्फ सोडे के उबाल की तरह था जो चंद लम्हों में बैठ गया। मैंने तकरीबन घगिया कर मापारा से कहा, प्लीज उससे कहें एक बार आकर मुझसे मिल ले। उसके कमरे के आसपास ज़ोहरा बेगम मंडरा रही हैं। मापारा ने हैरत से मुझे देखा। यूसुफ, मैं तुम्हें डरपोक नहीं समझती थी। मर्द बनो, अगर काजल से मिलना है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आह, क्या मुश्किल काम बता दिया। मैंने आ बढ़कर हसन अली की तरफ देखा। मर्द बनना, इस पर इसने मुझे घूरा तो मैं कान दबाकर कमरे से निकल गया। दिल कड़ा करके मैंने फैसला किया आज ज़हरा बेगम का खौफ बालाए ताक रख दिया जाए। मैं नीचे पहुंचा तो हस्ब तवक्का ज़हरा बेगम गैलरी में मौजूद थी। मैंने उन्हें अदब से सलाम किया और काजल के कमरे की तरफ बढ़ गया। उन्होंने अकब से पुकारा, कहाँ जा रहे हो? काजल से मिलने। मैंने रुके और मुड़े बगैर कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। वो तेज़ तेज़ कदमों से चलते मेरे पीछे आई। चलिए, अच्छी बात है, इसकी आदत भी कर लूँगा, मैंने मुस्कुरा कर कहा और फौरन काजल के कमरे में दाखिल हो गया। हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया था। काजल बिस्तर पर नहीं थी बल्कि खिड़की के सामने हैंगिंग चेयर पर बैठी आहिस्ता आहिस्ता झूल रही थी। क्यों आए हो? उसने खफगी भरी आवाज़ में कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आया हूँ? मैंने इसके सामने आकर कहा। बात मत करो मुझसे। उसने मुँह फेर लिया। तो फिर किससे करूं? यहाँ तो तुमने किसी लड़की को मेरे पास फटकने नहीं दिया और अब जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ को एजुकेशन है। मुमकिन है कि कोई ऐसी मिल जाए कि भाई तुम्हारी याद ज़्यादा सताए, मैंने जानबूझकर कहा। उसने मेरी तरफ देखा और दांत पीस कर बोली, मैं कत्ल कर दूंगी तुम्हें। अपनी धमकी देखो, मैंने संजीदगी से कहा। मुझे बताओ कि क्या किसी से इस तरह धमकियों के साथ दोस्ती की जा सकती है? यूसुफ, वो कुर्सी से उतरकर मेरी तरफ लपकी, फिर एकदम ठहर गई। उसने मशकूक लहजे में कहा, कहीं तुम किसी चक्कर में तो नहीं हो? किस चक्कर में? कि मैं तुम्हारे पास आऊँ और तुम फिर बदतमीजी करो। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। किस किस्म की बदतमीजी? मैंने भोलपन से कहा। वही जो उस दिन उसका जुमला अधूरा रह गया था। मैंने दिलचस्पी से उसे देखा। तुम आई क्यों नहीं? तुम्हें मालूम है कि मैं आज जा रहा हूँ, फिर तुम 6-7 महीने से पहले मेरी सूरत नहीं देख पाओगी। मुझे शौक भी नहीं है, उसने दूसरी तरफ देखकर कहा। कोशिश के बावजूद वो आवाज़ भराने से नहीं रोक सकी थी। काजल, कुछ ही अरसे की तो बात है, मेरे लिए तो ये सदियों के बराबर होगा। सुनो, मैंने उसके शाने पर हाथ रखा। जब पापा मुझसे मिलने आए तो तुम भी उनके साथ आ जाना। बल्कि कुछ दिनों में गर्मियों की छुट्टियां पड़ जाएंगी, तुम एबटाबाद आ जाना। तुम किसे बहला रहे हो? वो तल्खी से बोली। मुझे या खुद को? अगर पापा को हमारा साथ गवारा होता तो वो तुम्हें इतनी दूर भेजते ही क्यों? मैं खफी हो गया।
चलो मैं आ जाऊंगा। उसने नफी में सर हिलाया। ऐसा तुम पापा की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते और पापा तुम्हें आने की इजाज़त नहीं देंगे। मेरा दिल डूबने लगा। वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं सर्दियों की छुट्टियों में तो आ सकता हूँ, अगर पापा ने इजाज़त दी तो। वो बोली। काजल, खुदा के लिए इतनी संगदिली से मत कहो, पापा इतने जालिम नहीं हो सकते। कल तक तो तुम पापा की हिमायत कर रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा। उनके फैसले को दुरुस्त करार दे रहे थे। वो तो मैं अब भी दुरुस्त कह रहा हूँ। अगर हम यूं ही पास रहे तो मुझे यकीन है कि हम कुछ नहीं सीख पाएंगे। काजल, हम आम बच्चों से कहीं ज़्यादा मैच्योर हैं और हमें अपनी सलाहियतें एक ही सिमत में नहीं सर्व करनी चाहिए। मैं भी समझती हूँ, लेकिन मैं एक कमज़ोर लड़की हूँ, अपने दिल पर भी इख्तियार नहीं रखती। इस बिना पर पापा ने हमें एक दूसरे से दूर करने का फैसला लिया है। वो चंद लम्हे मुझे घूरती रही। यूसुफ, याद रखना, तुमसे जुदा होकर मैं जिंदा नहीं रहूंगी, जल्द मर जाऊंगी। खुदा न करे। मैंने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। एक आलम जनून में इसे खुद में छुपा लिया, जैसे मौत सचमुच इसे मुझसे छीनने आ रही थी। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।